नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में बिल्कुल एक नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। आज बात करेंगे डीप फेक के बारे में। मीडिया में आजकल डीप फेक के बारे में काफी समाचार आ रहे हैं। इसे लेकर सभी लोग चिंताग्रस्त हैं। आइए इसके खतरों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीप फेक के संबंध में किस तरह की चिंता व्यक्त की है। और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका। डीप फेक डीप लर्निंग और फेक से मिलकर बना हुआ है। यह एक ऐसा फर्जी चित्रण है जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान बदलकर उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर अधिरोपित कर दिया जाता है। यह कंप्यूटर जनित छवियों द्वारा किया जाता है और यह ऐसा चित्रण भी कर सकता है कि जो वास्तव में है ही नहीं और पूरी तरह से काल्पनिक है वो दिखने लगे। मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह एआई की तकनीकों से डीप फेक बनाना आसान होता जा रहा है। इसमें चेहरे की पहचान को वेरिएबल ऑटो एनकोडर या वीआई और जेनरेटिव एडवर्सेरियल जैसी कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिदम के द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। डीप फेक के द्वारा पोर्नोग्राफी या अश्लील चित्र, बाल यौन शोषण, सेलिब्रिटीज के अश्लील वीडियो, बदला लेने वाला फर्जी पोर्न, फर्जी समाचार, धोखाधड़ी, धमकाने और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराध आसान होते जा रहे हैं। डीप फेक के माध्यम से दुष्प्रचार और घृणा फैलाने के लिए फर्जी भाषण आदि भी बनाए जा रहे हैं और उनका इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। डीप फेक के माध्यम से देश एक सामूहिक एजेंडा अपना पूरी तरह से उसे हथियाया जा सकता है। इसमें लोकतांत्रिक प्रणालियों को कमजोर करने की क्षमता भी है। पारिवारिक मनोरंजन से लेकर गेमिंग तक में डीप फेक तकनीक का तेजी से विकास हुआ है और आसानी से ये सभी के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध हो गए हैं। डीप फेक करने के प्रयास नए नहीं हैं। फोटो में हेरफेर करना 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। जल्द ही इसका उपयोग सिनेमा में होने लगा। 20वीं सदी के दौरान डिजिटल वीडियो के आगमन के साथ प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार हुआ है। डीप फेक तकनीक 1990 के दशक की शुरुआत में शैक्षणिक संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा प्रारंभ की गई और बाद में ऑनलाइन समुदाय के शौकीनों द्वारा विकसित की गई। हाल ही में उद्योग द्वारा इन तकनीकों को अपनाया गया है। सिनेमा में डीप फेक के उपयोग पर किए गए अध्ययनों से पता लगता है कि डिजिटल युग में मानव चेहरा कला और क्रिएटिविटी का बिंदु बनता जा रहा है। वीडियो कलाकारों ने पुराने सिनेमा में डीप फेक का उपयोग करके उसमें नए कलाकारों को जोड़कर पुरानी फिल्मों को नए सिरे से बनाना प्रारंभ कर दिया है। फिल्म समीक्षक क्रिस्टोफर हॉलिडे बताते हैं कि किस प्रकार परिचित फिल्म दृश्यों में कलाकारों के लिंग और नस्ल को बदलने से फिल्म का पूरा चरित्र ही बदल जाता है। ओलिवर एम गिंगरिच की मीडिया कलाकृतियों की आजकल काफी चर्चा है। वे डीप फेक के माध्यम से लिंग को पुनर्परिभाषित करते हैं। डीप फेक की सौंदर्य संबंधी संभावनाओं पर भी काम हो रहा है। थिएटर इतिहासकार जॉन फ्लेचर का कहना है कि डीप फेक एक नई प्रदर्शन शैली बनता जा रहा है। मीडिया में आजकल विशेष रूप से पोर्नोग्राफी के संदर्भ में डीप फेक की नैतिकता पर काफी चर्चा हो रही है। मीडिया विशेषज्ञ एमिली वेंडर नागल का कहना है कि ऐसी प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए जो फोटो में हेरफेर के लिए किसी महिला की सहमति न होने की जांच करके सत्यापित कर सकें और सहमति न होने की दशा में ऐसे फोटो या वीडियो का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए।
दार्शनिकों का मानना है कि डीप फेक केवल पोर्नोग्राफी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक भयंकर खतरा है। डीप फेक से कंपनियों, राजनेताओं और अन्य लोगों को शोषण, धमकी और व्यक्तिगत हानि के खतरे हो सकते हैं। इन खतरों से निपटने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों ही प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है। चीनी भाषा में डीप फेक को हुआनलियन कहते हैं, जिसका अर्थ है चेहरे बदलना। चीनी अनुवाद में अंग्रेजी के डीप फेक शब्द का फेक या नकली शामिल नहीं है। ऐसा लगता है कि जहां पश्चिम में डीप फेक से दुष्प्रचार और अश्लीलता की चिंता अधिक है, वहीं चीन में धोखाधड़ी, कॉपीराइट, आर्थिक हित और नैतिक असंतुलन पर अधिक ध्यान है। 1997 में एक वीडियो रीराइट परियोजना प्रारंभ हुई थी, जिसमें व्यक्ति के बोलने के मौजूदा फुटेज को संशोधित करके उस व्यक्ति को एक अलग ऑडियो ट्रैक में बोले गए शब्दों को बोलते हुए चित्रित किया गया था। इसमें वीडियो के चेहरे द्वारा बोली जा रही ध्वनियों और चेहरे के आकार के बीच में संबंध बनाने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया गया था। उसके बाद की शैक्षणिक परियोजनाओं में अधिक यथार्थवादी वीडियो बनाने के लिए तकनीकों में सुधार किया गया। वर्ष 2017 में प्रकाशित सिंथेसाइजिंग ओबामा कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के वीडियो फुटेज को संशोधित करके उन्हें एक अलग ऑडियो ट्रैक में निहित शब्दों को बोलते हुए चित्रित करता है। अगस्त 2018 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के शोधकर्ताओं ने एक नकली डांसिंग ऐप बनाई थी, जो एआई का उपयोग करके उत्कृष्ट नृत्य क्षमता का आभास करा सकती है। जहां पिछली परियोजनाएं केवल चेहरे तक ही सीमित थीं, वहीं यह परियोजना पूरे शरीर में डीप फेक का प्रयोग कर रही थी। डीप फेक का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। उदाहरण के लिए मेडिकल इमेजरी के साथ छेड़छाड़ शोधकर्ताओं ने यह करके दिखाया है कि मशीन से 3D CT स्कैन में फेफड़ों में कैंसर को कृत्रिम रूप से डाला भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। यह इतना सही दिखता है कि 3 रेडियोलॉजिस्ट और एक कैंसर विशेषज्ञ एआई तक को इसने बेवकूफ बना दिया। डीपफेक तकनीक इन सभी से काम लेती है। नंबर 1, घंटों तक टारगेट किए गए व्यक्ति के फुटेज के साथ एआई की ट्रेनिंग की जाती है। नंबर 2, डेटा पेयरिंग, जिसमें इनपुट और आउटपुट को जोड़कर एआई को ट्रेन किया जाता है। नंबर 3, पहचान लीकेज, इसमें किसी अन्य व्यक्ति की पहचान को दूसरे व्यक्ति के चेहरे में मिलाया जाता है। नंबर 4, ऑक्लूजन, जिसमें चेहरे का एक भाग हाथों या किसी अन्य विधि से छुपा लिया जाता है। और नंबर 5, टेम्पोरल कोहेरेंस, अर्थात फ्लिकर आदि दूर करना और झटके आदि दूर करना। डीपफेक का आरंभ अमेचर लोगों ने किया। 2018 में एक प्रोप्राइटरी ऐप लॉन्च किया गया, जिसके मदद से चेहरों की अदला बदली आसानी से की जा सकती थी। कुछ समय बाद बड़ी कंपनियों ने डीप फेक में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। सिंथेसिया नाम की कंपनी डीप फेक तकनीक का उपयोग कंप्यूटर अवतार बनाने और पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाने में करती है। मोमो कंपनी ने जाओ नाम का एक मोबाइल ऐप बनाया, जिसकी मदद से आप टेलीविजन की वीडियो क्लिप में अपना चेहरा डाल सकते हैं। जापानी एआई कंपनी डेटा ग्रिड ने पूरे शरीर का डीपफेक बनाने का ऐप तैयार किया। आजकल डीपफेक को पहचानने के सॉफ्टवेयर पर भी काफी शोध चल रहा है। YouTube के चैनल पर्ड्यू इंजीनियरिंग पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो में डीपफेक वीडियो को पहचानने के कुछ तरीके बताए गए हैं। यह वीडियो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। The term deepfakes refers to a collection of tools that one could download and use to be able to do, among other things, insert your face into a video. Some of these videos are probably so good that the average person would not be able to tell the difference. DARPA is interested in looking at this problem. They receive a lot of imagery, a lot of video and image data, and they would like to be able to know whether that data has been modified or altered. And that's what this program is all about. We collect a lot of these video samples, and then we use these fake video examples to train our artificial intelligence machine learning algorithm. Basically what it means with training is we have some source of data, any repository can be like that, and we start feeding it videos and more videos. And basically what our system does is it analyzes frame by frame, extracts information at the frame level, puts it together in the temporal sense, and then it creates a model for that. And it can create a model that is more and more complex as long as it sees more videos.
By analyzing the video, we can see whether or not the face is consistent with the rest of the information in the video. And if it's inconsistent, we detect these subtle inconsistencies. We can then flag that video as being suspect. I think our approach is unique that we feed it more data, it's going to get better with time. So as long as we discover more deepfake videos, we can put them there and it's going to spot them. So it's going to be robust with time and data. So it gets better and better all the time. It's part of a larger problem we're working hard on here at Purdue, this whole area of media forensics, being able to detect whether an image or a video has been modified, tampered with. These tools are getting better and better. And we're not the only team in the US or even in the world working on this problem. It's a hard problem and we're going to keep working on it because we like working on hard problems. डीपफेक का सही और गलत दोनों तरह का उपयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। पहला है एक्टिंग। वास्तविक एक्टरों के डिजिटल क्लोन का उपयोग फिल्मों में कई बार किया गया है। डिज्नी ने इस तकनीक का उपयोग काफी किया है। इसके द्वारा डिज्नी बढ़ती उम्र के कलाकारों को फिर से युवा दिखा सकती है। सोलो और स्टार वॉर्स स्टोरी में हैरिसन फोर्ड के बूढ़े चेहरे पर उनके युवावस्था के चेहरे को ओवरले करके दिखाया गया है। We were not stealing for ourselves. We were hired by Crimson Dawn. Crimson Dawn? They're gonna kill us. Great. We run. I'm already a deserter. What's the difference? The only thing to do is to go to them. Maybe I can find some way to make it up to them. And that's what we do. He knows me, not you. You find some way to square this. You still get our money? Me. For me, it's worth the risk. वर्ष 2020 में वेलकम टू चेचेनिया फिल्म में डीपफेक का उपयोग साक्षात्कार किए गए लोगों की पहचान छुपाने के लिए किया गया था, जिससे उनके विरुद्ध कार्यवाही ना हो। प्यूमा, नाइकी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों ने कलाकारों के डीपफेक चित्रों का प्रयोग अपने विज्ञापनों में किया है। दूसरा उपयोग है कला में। मार्च 2018 में कलाकार जोसेफ आयरले ने वीडियो कलाकृति अन एमोजियोनी पर सेम्पर 2.0 या इटालियन गेम प्रकाशित की थी। कलाकार ने डीपफेक तकनीक से 80 के दशक की फिल्म स्टार ऑर्नेला मूटी का सिंथेटिक संस्करण बनाया है, जो 1978 से 2018 तक उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके चेहरे में आए परिवर्तनों को दिखाता है। तकनीकी रूप से यह काम करने के लिए कलाकार ने फोटो मॉडल केंडल जेनर के दृश्यों का इस्तेमाल किया और बाद में जेनर के चेहरे की जगह ऑर्नेला मूटी के एआई परिकल्पित चेहरे ने ले ली। नतीजा यह है कि एआई अभिनेता का चेहरा इतालवी अभिनेत्री ऑर्नेला मूटी का और शरीर केंडल जेनर का है। डीपफेक का प्रयोग व्यापक रूप से व्यंग या मशहूर हस्तियों और राजनेताओं की पैरोडी में भी किया गया है। ट्रे पार्कर और मैट स्टोन द्वारा बनाई गई 2020 की वेब सीरीज सेसी जस्टिस में वर्तमान घटनाओं पर व्यंग करने के लिए डीपफेक तकनीक का उपयोग किया गया है। तीसरा जो बहुत गलत उपयोग इसका किया जाता है वो ब्लैकमेल में है। डीपफेक का उपयोग ऐसी ब्लैकमेल सामग्री बनाने में किया जा सकता है जो पीड़ित को अनावश्यक रूप से दोषी ठहराती है। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि डीपफेक का इस्तेमाल निर्वाचित प्रतिनिधियों या अन्य प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर ब्लैकमेल से पीड़ित भी अब यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल में प्रयोग की गई सामग्री दरअसल नकली है। चौथा प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। 30 अगस्त 2022 को मेटाफिजिकल एआई ने मंच पर डीपफेक साइमन कोवेल, होवी मेंडल और टेरी क्रूज का ओपेरा गायन किया था। 13 सितंबर 2022 को मेटाफिजिकल एआई ने अमेरिका गॉट टैलेंट के फाइनल के लिए एल्विस प्रेस्ली के सिंथेटिक संस्करण के साथ प्रदर्शन किया। MIT कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना में एआई का उपयोग कई प्रकार से मनोरंजक सामग्री निर्माण के लिए किया गया है। 2023 में बैंड आबा और किस ने वर्चुअल कॉन्सर्ट करने में सक्षम डीपफेक अवतार विकसित करने के लिए इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक एंड पॉप हाउस एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी की है। YouTube की चैनल चैंटला प्लीटर
पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो 360 डिग्री बीथोवन फिफ्थ सिंफनी रॉटरडैम फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा वर्चुअल रियलिटी कॉन्सर्ट थर्ड राउंड के अंश यहां पर सुनिए। वीडियो में ऐसा लगता है जैसे आप भी एक कलाकार के रूप में कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए वहां पर मौजूद हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Welkom. Wij spelen voor jou een deeltje uit het eerste deel van de 5e symfonie van Ludwig van Beethoven. फिर इसका उपयोग धोखाधड़ी और घोटाले में भी किया गया है। जालसाज और धोखेबाज लोगों को नकली निवेश योजनाओं, वित्तीय धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी और धोखा देने के लिए डीप फेक उपयोग करने का काम वो करते रहते हैं। मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के चेहरों का उपयोग किया गया है। नकली विज्ञापनों में टेलर स्विफ्ट, टॉम हैंक्स, ओपेरा विनफ्री और एलन मस्क जैसी मशहूर हस्तियों के चेहरों का दुरुपयोग किया गया है। समाचार एंकर गेल किंग, सैली बेंडर, ली सीन लुंग और जिम चार्ल्स जैसे राजनेताओं के डीप फेक वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक आदि पर ऑनलाइन विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। फिर मीम बनाने में 2020 में वीडियो गेम श्रृंखला याकुजा में गेम याकुजा 0 के एक गीत बाका मिताई के कोरस को गाते हुए लोगों के वीडियो बनाने के लिए डीप फेक का उपयोग करते हुए एक इंटरनेट मीम सामने आया। इस मीम की अधिकांश पुनरावृत्तियों में टेम्पलेट के रूप में डॉबीज रूल्स द्वारा अपलोड किए गए 2017 के वीडियो का उपयोग किया गया था, जो गाने की साथ लिप सिंक करता है। फिर डीप फेक का उपयोग राजनीति में भी किया जाता है। वीडियो के जाने माने राजनेताओं को गलत ढंग से पेश करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है। अप्रैल 2018 में जॉर्डन पील ने बराक ओबामा का डीप फेक बनाया था। 2018 में अलग अलग वीडियो में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मोरेसियो मैक्री के चेहरे को एडोल्फ हिटलर के चेहरे से बदल दिया गया और एंजेला मार्केल के चेहरे को डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से बदल दिया गया। अप्रैल 2020 में एक्सटिंक्शन रिबेलियन की बेल्जियम शाखा ने फेसबुक पर बेल्जियम की प्रधानमंत्री सोफी विलियम्स एक डीप फेक वीडियो प्रकाशित किया। इसे 24 घंटों के भीतर 1 लाख से अधिक बार देखा गया। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के अभियान के दौरान दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके नेता मनोज तिवारी द्वारा अंग्रेजी भाषा के एक विज्ञापन को हरियाणवी में अनुवादित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया, जिसके द्वारा एक अभिनेता द्वारा वॉइस ओवर प्रदान किया गया और तिवारी जी के भाषणों के वीडियो का उपयोग करके एआई द्वारा वीडियो को नए वॉइस ओवर में लिप सिंक किया गया। 2020 में ब्रूनो सार्तोरी ने जेयर बोल्सोनारो और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राजनेताओं की पैरोडी करते हुए डीप फेक का निर्माण किया। मई 2023 में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कथित तौर पर वो अपने शब्दों को गलत तरीके से बोल रही थी। जून 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉन डेसेंटिस के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में डोनाल्ड ट्रंप को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया गया। फिर डीप फेक का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में किया जाता है। 2017 में डीप फेक पोर्नोग्राफी इंटरनेट पर प्रमुखता से सामने आई। 2019 तक इंटरनेट पर मशहूर महिला हस्तियों के डीप फेक बनाकर अश्लीलता दिखाया जाना प्रारंभ हो गया था। अक्टूबर 2019 में डच साइबर सुरक्षा स्टार्टअप डीप स्ट्रेस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि लगभग 96% ऑनलाइन डीप फेक अश्लील थे।
जून 2019 में डीप न्यूड नामक एक विंडोज और लिनक्स एप्लीकेशन जारी किया गया था जो महिलाओं की छवियों से कपड़े हटाने के लिए जेनरेटिव एआई का उपयोग करता है। 27 जून को इसे बनाने वालों ने इस एप्लीकेशन को हटा दिया। महिला हस्तियां ही अक्सर डीपफेक पोर्नोग्राफी का मुख्य लक्ष्य होती हैं। 2023 में फेस स्वैपिंग ऐप में एमा वॉटसन और स्कारलेट जोहानसन के डीपफेक अश्लील वीडियो ऑनलाइन दिखाई दिए। 2024 में टेलर स्विफ्ट की डीपफेक अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गईं। फिर इसका उपयोग सोशल मीडिया में बहुत होता है। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर डीपफेक का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। जनवरी 2020 में फेसबुक ने घोषणा की थी कि वो अपने प्लेटफॉर्मों पर इसका मुकाबला करने के लिए नए उपाय पेश कर रहा है। 2021 में अभिनेता टॉम क्रूज ने यथार्थवादी डीपफेक वीडियो टिकटॉक ने जारी किए जो वायरल हो गए और लाखों बार देखे गए। फिर गैर मौजूद लोगों के डीपफेक, जिसको कि पपेट भी कहते हैं। ओलिवर टेलर नाम का एक स्पष्ट रूप से अस्तित्वहीन व्यक्ति एक किंवदंती के साथ डीपफेक में तैयार किया गया। इसकी पहचान यूनाइटेड किंगडम के एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में वर्णित की गई। इस अस्तित्वहीन ओलिवर टेलर ने कई अखबारों में राय प्रस्तुत की और एक ब्रिटिश और उसकी पत्नी पर आतंकवादी सहानुभूति रखने वाले लोगों के रूप में हमला भी किया। सोशल नेटवर्क पर गैर मौजूद लोगों की डीपफेक तस्वीरों का संग्रह, इसका उपयोग इजरायली पक्षपातपूर्ण प्रचार के हिस्से में भी किया गया है। फेसबुक पेज ज़ायोनिज़ स्प्रिंग में गैर मौजूद व्यक्तियों की तस्वीरों के साथ साथ उनकी गवाही भी शामिल की गई है जो हिंसा के लिए उकसाने की बात कहते हुए झूठे रूप में दिखते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े व्यक्तियों की जिनके डीपफेक काफी प्रसिद्ध हुए। तो पहला बराक ओबामा। 17 अप्रैल 2018 को अमेरिकी अभिनेता जॉर्डन पील, बज़फीड और मंकीपो प्रोडक्शंस के YouTube पर बराक ओबामा का एक डीपफेक पोस्ट किया गया जिसमें बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को कोसते हुए दिखाए गए। दूसरे डोनाल्ड ट्रंप स्वयं हैं। 5 मई 2019 को डेरेक फैक्स ने YouTube पर डोनाल्ड ट्रंप का एक डीपफेक वीडियो प्रस्तुत किया जो द टुनाइट शो में जिमी फॉलन द्वारा प्रस्तुत एक नाटक पर आधारित था। डीपफेक में जिमी फॉलन का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे में बदल दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का एक नकली मिड जर्नी निर्मित छवि मार्च 2023 में छवियों की एक श्रृंखला के रूप में सामने आई जिसे न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारियों को ट्रंप को रोकते हुए दिखाया गया था। मिड जर्नी का उपयोग करके बनाई गई छवियां शुरुआत में एलियट हिंगिस द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गई थी। फिर केसी पेलोसी 2019 में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस में नैन्सी पेलोसी के भाषण की एक क्लिप वीडियो को धीमा कर दिया गया और ऑडियो की पिच बदल दी गई जिससे ऐसा लगने लगे कि वो नशे में थी। फिर किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन 19 सितंबर 2020 को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डीपफेक को YouTube पर अपलोड किया गया। किम और पुतिन के डीपफेक को सार्वजनिक रूप से विज्ञापनों के रूप में प्रसारित करने की योजना थी ताकि यह धारणा प्रसारित की जाए कि अमेरिकी चुनावों में इन नेताओं का हस्तक्षेप अमेरिका के लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा। लेकिन अंततः अमेरिकियों की प्रतिक्रिया के डर और संवेदनशीलता के कारण उन्हें प्रसारित नहीं किया गया। पुतिन और किम के डीपफेक वीडियो जो विकिपीडिया पर उपलब्ध हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। More fragile than you want to believe. If the election fails, there is no democracy. I don't have to do anything. You're doing it to yourselves. People are divided. Your voting districts are manipulated. Voting locations are closing, so millions can't vote. It's not hard for democracy to collapse. All you have to do is nothing. Democracy, but I don't have to. You are doing it to yourselves. Polling stations are closing. You don't know who to trust.
you are divided. There are strings we can pull, but we don't have to. You are pulling them for us. फिर व्लादिमीर पुतिन 5 जून 2023 को एक अज्ञात सोर्स ने कई रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क पर व्लादिमीर पुतिन का कथित डीप फेक प्रसारित किया। इस क्लिप में पुतिन एक भाषण में आक्रमण की घोषणा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 16 मार्च 2022 को 1 मिनट लंबा डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों को 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहते दिखाई पड़ते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो के साथ जवाब दिया, हम कोई हथियार डालने की योजना नहीं बना रहे हैं। फिर पोप फ्रांसिस मार्च 2023 में शिकागो के एक अज्ञात कार्यकर्ता ने सफेद बलेनियागा पफर जैकेट में पोप फ्रांसिस की नकली छवि वायरल की। इसे 20 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। हिंदुस्तान में रश्मिका मंदाना के बारे में यह बात हुई है। नवंबर 2023 की शुरुआत में एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना डीप फेक की शिकार हुई थी, जब एक प्रसिद्ध भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ज़ारा पटेल का एक रूपांतरित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें रश्मिका का चेहरा था। ज़ारा पटेल का दावा है कि इसके निर्माण में वो शामिल नहीं थी। इसी प्रकार आलिया भट्ट का भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। आलिया भट्ट और खुद के वीडियो पर रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया में क्या कहा, ये यूट्यूब के चैनल खबरदार न्यूज पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो में देखिए। वीडियो का अंश मैं दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Evident that the person in the video is not the renowned Gangubai Kathiawadi star Alia Bhatt. Rather, the actress's face has been digitally manipulated onto someone else's body. Really hurt to share this and have to talk about the deepfake video of me being spread online. Something like this is honestly extremely scary, not only for me but also for each one of us who today is vulnerable to so much harm because of how technology is being misused. तो आप सब भी डीपफेक से सावधान रहिए और सोशल मीडिया पर उपलब्ध सभी वीडियो और फोटो को बिना चेक किए हुए सच मत मान लीजिए। चलते चलते एक सवाल आपसे, आपने कभी वीडियो ऐसा देखा है जो डीपफेक हो? क्या आप उसे पहचान पाए? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिख करके। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।